कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। अरे भाई, अरे शुरू करें। साथियों, आज जो प्रेस वार्ता आयोजित की गई है, आप लोगों को भी पता है, आज इस प्रेस वार्ता को संबोधित हमारे सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री आदरणीय चिराग पासवान जी संबोधित करेंगे। इस प्रेस वार्ता में हम लोग के बिहार के प्रभारी जमुई सांसद आदरणीय अरुण भारती जी, बिहार के सह प्रभारी सगड़िया सांसद आदरणीय राजेश वर्मा जी, प्रदेश अध्यक्ष विधायक दल के नेता आदरणीय राजू तिवारी जी और मनोनीत माननीय मंत्री संजय पासवान जी, माननीय मंत्री संजय कुमार सिंह जी और युवा के प्रदेश अध्यक्ष श्री वेद पांडे जी, मुख्य प्रवक्ता राजेश भट्ट जी, ये सभी लोग उपस्थित हैं। आज यह सौभाग्य है हम लोगों के लिए, हमारी पार्टी के लिए, एक लम्हा और आगे, एक क्षण और आगे, एक कदम और आगे बढ़े हैं हम लोग। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो प्रयास है, उस प्रयास में एक कदम हम लोग और आगे बढ़े हैं और इसी के लिए हाथ प्रकट करने के लिए आज सभी लोग उपस्थित हुए हैं और हम लोगों को मार्गदर्शन राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय का मिलेगा। हम आग्रह करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय से कि आप लोगों को संबोधित करें, हम लोगों को मार्गदर्शन। सबसे पहले इस प्रेस वार्ता में आने के लिए आप सबका धन्यवाद। आज की प्रेस वार्ता में 3 महत्वपूर्ण जानकारी जो मैं आप सबके साथ साझा करना चाहता हूँ, और उन जानकारियों को साझा करूँ उससे पहले जरूरी है एक छोटा जिक्र लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जो नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। आप सबके सामने पार्टी में कई उतार चढ़ाव देखे। आप सब में से कई ऐसे पुराने साथी भी हैं जिन्होंने मेरे नेता के संघर्ष को देखा। सन 2000 में जब उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का गठन किया और किस तरीके से अलग अलग पड़ाव पर कई बार पार्टी ने ऊंचाइयां हासिल की, तो कई बार पार्टी को संघर्ष के दौर से गुजरना पड़ा। 2000 में पार्टी के गठन के तुरंत बाद हुए लोकसभा चुनाव में जहां हमारे 4 सांसद जीत कर आए, तो वहीं 2005 के दोनों चुनाव में जहां एक बार प्रदर्शन बेहतरीन रहा, 29 विधायक जीत कर आए, तो उसी साल हुए नवंबर के चुनाव में पार्टी उस प्रदर्शन को दोहरा नहीं पाई। 2009-2010 पार्टी के सबसे कठिन समय में से, सबसे कठिन परिस्थितियों में से एक था, जहां 2009 में स्वयं मेरे नेता खुद चुनाव हार गए थे, पार्टी का कोई सांसद उस वक्त जीत नहीं पाया। तो वहीं दूसरी तरफ 2010 में भी विधानसभा के चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा। पर 2014 से जिस तरीके से पार्टी ने निरंतरता में लोकसभा चुनाव को लेकर जीत हासिल करने के सिलसिले को बरकरार रखा। 2014 में 7 सांसद हमारे, 7 प्रत्याशी हमारे चुनाव लड़े, 6 जीते। 2019 में 6 लड़े, 6 के 6 जीते और 2024 में 5 लड़े, 5 के 5 जीते। तो वो एक निरंतरता बरकरार रही लोकसभा के चुनाव में। पर विधानसभा में पुनः 15 में हम लोगों का प्रदर्शन दोबारा अपेक्षा के अनुकूल नहीं रहा। विपरीत परिस्थितियों में उस वक्त राजू तिवारी जी, इन्होंने चुनाव जीतने का काम किया। राजकुमार शाह जी, वो हमारे विधायक बने, मात्र 2 सीटें हम लोग जीत पाए और 20 आते आते तो पार्टी ने एक अलग ही फैसला लेने का काम किया। और मैं ये मानता हूँ कई बार उस फैसले को लेकर चर्चाएं हुई, बहस हुई, वो फैसला सही था, वो फैसला गलत था। पर उस वक्त मैंने कहा था कि मेरे इस फैसले, मेरे इस निर्णय का इतिहास अपने हिसाब से आकलन करेगा कि क्या वो फैसला सही था मेरा अकेले चुनाव लड़ने का या गलत है। पर आज मैं मानता हूँ कि जब पार्टी ने एक नई ऊंचाई हासिल की है ठीक 5 साल के बाद, तो इसकी जड़ में 2020 के उस फैसले की झलक जरूर दिखाई देती है।
2020 में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने विपरीत परिस्थितियों में, जब यकीनन गठबंधन में हम लोग को कॉर्नर किया जा रहा था, गठबंधन में हम लोग को जगह नहीं मिली थी, तो वही एक ऐसा दौर था जब मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था और लगभग अगस्त के महीने से वो अस्पताल में थे और उससे पहले से उनकी तबीयत खराब थी। तो उससे पहले लगभग 6-7 महीने तो हम पटना आए भी नहीं थे, दिल्ली में उनका इलाज चल रहा था। और उसके बाद जिस तरीके से चुनाव के दौरान पहले चरण का जब नामांकन चल रहा था, ठीक उस दौरान उनका निधन हुआ और उसके बावजूद भी पार्टी अपने फैसले पे कायम रही और अकेले हम लोगों ने चुनाव लड़ने का काम किया। परिणामों के बाद मेरा कई बार मजाक उड़ाया गया, कई बार मुझ पे आरोप लगाए गए कि मैंने क्यों ये फैसला लिया, पर उसके बाद भी मुझे कम से कम इस बात का गर्व, इस बात का संतोष था कि एक अपने सिद्धांतों पे अडिग रहते हुए, बिना कोई समझौता किए हुए, अगर मैंने ये फैसला लिया था कि मैं अकेले चुनाव लड़ूंगा तो अंतिम दम तक मैं उस फैसले के साथ रहा, भली परिस्थितियां कितनी विपरीत क्यों ना हो। मेरे पास बहुत आसान था, पहले चरण में ही मेरे पिता का निधन हो गया था, मैं उसी वक्त समझौता कर लेता और किसी गठबंधन के साथ जितनी सीटें मिलनी थी लड़ लेता। पर ये पार्टी के सिद्धांतों को दिखाता है, विचारों को दिखाता है, जिससे कभी हम लोगों ने समझौता नहीं किया। विपरीत परिस्थितियों में भी चुनाव लड़ते हुए 137 सीटों पे हम लोगों ने चुनाव लड़ने का काम किया और पार्टी ने लगभग 6% का मत हासिल किया। मैं बिना किसी के ऊपर कोई आरोप लगाए हुए या उंगली उठाए हुए, कई और राजनीतिक दल हैं जो कि सालों से मेहनत कर रहे थे और पूरे प्रदेश में उन्होंने चुनाव लड़ने का काम किया, पर 3% के आसपास भी नहीं पहुंच पाए। वहीं एक ऐसी पार्टी, क्योंकि ये कंपैरिजन जरूरी है, क्योंकि बिना किसी तैयारी के, जब मेरे पिता हॉस्पिटल में थे, कोविड का समय चल रहा था, उसके बावजूद बिहार की जनता ने आप पे इतना विश्वास किया और आपको 6% का मत तब दिया जबकि आप 100+ सीटों पर अभी चुनाव लड़े ही नहीं। और अगर 100+ सीटों पर अगर आप चुनाव लड़ जाते तो मैं ये मान के चलता हूँ कि हमारा मत प्रतिशत 10 से 12% का होगा। ये ताकत लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की रही। उसके बावजूद भले हम लोग एक विधायक हम लोग जीते, पर जिस तरीके से पार्टी ने बिहार के हर एक जिले में संगठन को खड़ा करने का काम किया, उसी का परिणाम है कि आज 2025 में जिस तरीके से इतनी प्रचंड जीत एनडीए को मिली है। और आप एनडीए के विधायकों से चर्चा कीजिएगा, बात कीजिएगा, भले वो भारतीय जनता पार्टी के हो, जनता दल यूनाइटेड के हो, मांझी जी की, वीरेंद्र जी की पार्टी के हो, हर किसी का ये कहना कि भैया भर भर के झोली में हम लोग के वोट आए। उसका कारण ये रहा कि 5 सालों में पार्टी ने निरंतरता में अपने उस मत प्रतिशत को और बढ़ाने का काम किया जो 2020 में हम लोगों ने हासिल किया। और इस बार महज 29 सीटों पे चुनाव लड़ते हुए भी हम लोग 5% के आंकड़े तक हम लोग पहुंचे। तो ये दर्शाता है एक निरंतर ग्रोथ जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की रही है और इस निरंतरता को बरकरार रखने के लक्ष्य के साथ कई बार होता क्या, और इस बात को मैंने हमेशा कहा है कि जब आप थोड़ी सी भी जीत आप हासिल कर लें और वो घमंड, वो अहंकार आपके सर पर चढ़कर बोलने लग जाए, तो वहीं से आपके पतन की शुरुआत होने लगती है। जिस दिन मैं 2024 में ये समझ लेता कि भैया पार्टी ने एक बड़ी जीत हासिल कर ली है, 5 के 5 मेरे सांसद जीत गए और मुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं है, तो उस दिन से मेरे पतन की शुरुआत फिर से होती थी। उस दिन ना सिर्फ अपने सांसदों से बल्कि पार्टी के हर एक नेता कार्यकर्ता से मैंने यही कहा था कि अब हमें दुगनी ताकत से अगले 1 साल विधानसभा के चुनाव में हम लोग को मेहनत करनी है। वो नव संकल्प यात्रा हो या विभिन्न माध्यमों से हम लोगों ने जितने कार्यक्रम बिहार के अलग अलग जिलों में आयोजित किए, इसी लक्ष्य, इसी उद्देश्य के साथ की निरंतरता में जनता के साथ जुड़े रहना जरूरी है, उनकी आवाज बनना जरूरी है। आज पुनः आप सबके माध्यम से मैं बिहार की जनता को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास समर्पित है पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ बिहार और बिहारियों के लिए। आज पार्टी को ये जीत हासिल हुई है, बट उसके बावजूद कल पार्टी की हुई बैठक में पुनः ये संकल्प लिया कि इसके बाद पार्टी अब दुगनी नहीं, संभवतः चौगुनी ताकत से मेहनत करेगी, जनता के बीच जाकर उनके जुड़े हुए मुद्दों को, उनकी समस्या का समाधान करने का काम करेगी और विधानसभा में और बिहार की कैबिनेट में उनकी आवाज बनने का काम करेगी। अपनी सोच, अपने विचार लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास बिहारी फर्स्ट के
संकल्प के साथ चल रही है। ये बिहार और बिहारियों को एक विकसित राज्य देने का संकल्प है। बिहार को फर्स्ट, बिहारियों को फर्स्ट बनाने की ये सोच है। विधानसभा हो या मंत्रिमंडल में हो, निरंतरता लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के तमाम हमारे नवनिर्वाचित विधायक इस विषय को उठाने का काम करेंगे। मंत्रिमंडल में हमारे मंत्रीगण के साथी इन विषयों को उठाने का काम करेंगे और जनता के साथ लगातार ये संवाद बना रहे। इस बात के लिए मेरी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, हर एक नेता संकल्पित है और इसी सोच को आगे रखने के लिए हम लोगों ने ये फैसला लिया है। और जो 3 जानकारी आप सबके साथ मैं साझा करना चाहता हूँ, उसमें पहली जानकारी ये कि एक खूबसूरत संजोग है कि परिणाम एक ऐसे समय आए हैं जब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का स्थापना दिवस की दहलीज पर हम लोग मौजूद हैं। 28 नवंबर को मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने सन 2000 में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की स्थापना करने का काम किया था और आगामी 28 तारीख को एक बड़ी नई जीत के साथ भव्य तरीके से पटना में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। 28 नवंबर को पटना में कहाँ पर कितने बजे ये कार्यक्रम होंगे, ये आने वाले दिनों में पार्टी के प्रदेश नेतृत्व द्वारा ये जानकारी साझा की जाएगी। अशरफ अंसारी जी, राजू तिवारी जी के द्वारा ये तमाम जानकारी आप सबके साथ साझा की जाएगी। आगामी 28 तारीख को भव्य तरीके से पार्टी का स्थापना दिवस, जहाँ पर एक बार फिर से मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के विचारों को आगे लेकर चलने के संकल्प को दोहराते हुए मेरी पार्टी का हर एक विधायक आगामी दिनों में हम लोग की क्या रणनीति रूपरेखा होगी, इस पे हम लोग चर्चा करने का हम लोग काम करेंगे। जैसा मैंने कहा कि जनता के साथ निरंतरता में जुड़े रहना जरूरी है। कोई भी मेरा पार्टी का नेता, कार्यकर्ता बंद कमरे में एसी चलाकर बैठे और चर्चा ये मुझे स्वीकार नहीं। एंड आई वुड वांट टू लीड बाय गिविंग एग्जांपल्स। मैं खुद उदाहरण स्थापित करने में मैंने विश्वास किया है और मैंने पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं को हमेशा बस इतनी आग्रह की है कि जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ बस उतनी करें, ना मुझसे 1 मिनट ज्यादा करने की जरूरत है, बट उससे 1 मिनट कम कीजिएगा तो मुझे जरूर एतराज होगा। ऐसे में आगामी नववर्ष की शुरुआत में ही जनवरी से ही, क्योंकि दिसंबर में फिर पार्लियामेंट चलेगा और उसके बाद बड़े दिनों की छुट्टियां होती हैं, तो हर कोई स्वाभाविक है अपने घर परिवार के साथ वो समय बिताता है। पर जनवरी में दही चूड़ा के तुरंत बाद, जैसे ही खरमास समाप्त होगा उसके तुरंत बाद से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पुनः बिहार भर की यात्रा में हम लोग निकलने का काम करेंगे। बिहार की जनता को सबसे पहले तो धन्यवाद देते हुए, जिस तरीके से प्रचंड जीत बिहार की जनता ने एनडीए के प्रत्याशियों को देने का काम किया है, तो ये यात्रा दही चूड़ा के तुरंत बाद हम लोग शुरू करेंगे और जहां पर एक बार फिर से जनता से संवाद साथ में लाने वाले 5 सालों में अब इसको एकदम माइक्रो लेवल पर लेकर जाया जाएगा कि उनके इलाकों की छोटी छोटी समस्या, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में जरूर हम लोगों ने बड़ी चर्चाएं की, बट छोटी छोटी समस्या, पुल पुलिया की हो, नदी नाले की हो, सड़क बनाने की हो, जो विधायकों के माध्यम से, प्रशासन की मदद से, तत्काल प्रभाव से जिसको हम लोग सुनिश्चित करा सकते हैं। ऑफकोर्स बड़े एजेंडा सरकार के रहे हैं जिसका जिक्र हम लोगों ने संकल्प पत्र में किया है और उस संकल्प पत्र में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का भी जिक्र है। उसमें कई एजेंडा हम लोग के जोड़े गए, तो यकीनन वो बड़े विषय आने वाले 5 साल में तो जरूर धरातल पर उतरेंगे। 1 करोड़ रोजगार देने की हम लोगों ने बात की है, बिहार के हर एक जिले में उद्योग खोलने की हम लोगों ने बात की है, तो उन पर तो जरूर काम करेंगे। बट रोजमर्रा की जो दिक्कतें ग्रामीणों को झेलनी पड़ती है, जिस व्यवस्था में वो गांव, आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है।
ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386